बाबा आसाराम वॉज देयर इन द जेल, उनकी हियरिंग चल रही थी, तो उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स रहती थी। उसके बाद वहाँ पे उस समय सलमान खान की भी पेशी हुई, सलमान खान की लास्ट जो जजमेंट वहाँ पे डिलीवर हुई। और तीसरा, लॉरेंस बिश्नोई भी उस समय उसी जेल में था जो हम उसकी गैंग को हमने पकड़ा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई हिमसेल्फ वाज देयर। तो ये सब तीनों एक ही अगर जेल में हो तो कितना उसका थ्रेट परसेप्शन और सिक्योरिटी परसेप्शन हमें मैनेज करना पड़ता था। और एंड देन इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो अपना अपना एक कभी इन तीनों की आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, वो हमने होने नहीं दी। हरिंदर सिंह और हीरा था, तो वो उसने इस पूरे वेस्टर्न राजस्थान को वो देख रहा था, और उसके जो गुर्गे वगैरह साथी थे जेल से सूचना लाते थे, और कौन संभ्रांत है, कौन अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसकी वजह से वो उनको टारगेट करते थे, फिरौती मांगी जाती थी, एक्सटॉर्शन होता था। मेरे समय में एक एक्सटॉर्शन पहले अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद उस बंदे का, उस शख्स का मर्डर कर दिया गया। काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर हुआ वहाँ पे। उस सब तफ्तीश में फिर हम लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को हमने पकड़ा था। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई आज भले ही सलमान खान की जान के पीछे पड़ा हो, लेकिन एक समय था दोनों एक साथ जोधपुर जेल में बंद थे। उनके साथ आसाराम बापू भी थे। लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई सहित उसके पूरे गैंग को जिस 2007 बैच के आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर अमनदीप सिंह कपूर ने गिरफ्तार किया था, आज वे हमारे साथ हैं। तब वे जोधपुर के एसएसपी थे। आइए उन्हीं की जबानी सुनते हैं उन्होंने यह कैसे किया। अ वेरी वार्म वेलकम टू इंडियन मास्टरमाइंड्स डॉक्टर कपूर। थैंक यू शरद जी, एंड वेलकम टू सीडीटीआई जयपुर। तो सर, सबसे पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि हाउ डिड यू come to become an IPS officer? You did your MBBS and then decided to join the police. So how? Yes. I belong to a small town in Haryana, Yamunanagar. So my schooling was there only. My father is into corporate sector. He is basically an engineer. So we are into a middle class background. My wishes of my parents were that they wanted to see me as a doctor. There was no doctor in my whole kunba, my whole extended family. So it fell upon me as a elder son in the family, on the nuclear family, to, as is the case Flag in bearer. middle class families, to see that the wishes are taken into account. So I said, okay, I'll go forward with that. But in the meantime, in the back of my head, I always was very good at quizzing, debating. Humanities and geography was my favorite subject, and I had an inclination that I could do better in these subjects if I talk only academically. And slowly I also realized that somehow medical field, when I entered into it finally, that my forte lay in administrative or managerial lines, and I could be better if I tried civil services. So that led me into exploring this journey of becoming a civil servant and then an IPS officer, to be specific. सर, ये जब आप MBBS कर रहे थे तब आपको ख्याल आया IPS बनने का, या जब आप 11th-12th में पढ़ रहे थे तभी सोच लिया था? जी, मैंने 11th-12th में जब मैं तैयारी कर रहा था, तो खैर उस समय तो आप 11th-12th में आप जानते हैं इंडियन एजुकेशन सिस्टम में आपको सोचने का बनना है या डॉक्टर बनना है। तो क्लियर कट उस समय पैरामीटर्स थे कि इधर जाइए उधर जाइए, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस होती नहीं थी। मैंने मेडिकल चुन लिया क्योंकि जैसे मैंने कहा, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं एक मेडिकल लाइन को परस्यू करूं, एक डॉक्टर बनूं। हमारी फैमिली में कोई डॉक्टर था भी नहीं। लेकिन जब मैं 12th के जस्ट बाद में अपने ड्रॉप ईयर में था, तो उस समय मेरे को ध्यान ये रहा कि अभी मैं एक बार दोबारा अपने आप को रिफ्रेम करूं, अपने आप को सोचूं कि क्या मैं इसी लाइन में जाऊं या मैं इससे कुछ और इतर करके अपनी जो पोटेंशियलिटी है उसको निखारूं। तो मुझे लगा कि देन आई स्ट्रक अ बैलेंस बेसिकली, कि मुझे लगा कि ठीक है, आपको एक बैकअप अच्छा मिल सकता है अगर आप मेडिकल एटलीस्ट लाइन परस्यू करके एक प्रोफेशनल डिग्री ले लेते हैं, और साथ ही साथ इसमें 2-3 और चीज़ें भी टिक मार्क हो जाएंगी, पेरेंट की विशेस,
लेकिन मैं एक बार कर लूँ, उसके बाद मैं बनूंगा सिविल सर्वेंट, बनूंगा मैं आईपीएस। एज सच मेरा ऑफ द सर्विसेज जो ऑफर पे रहती है, मैं वही मान के चल रहा था कि एनी गुड सर्विस इनटू द सिविल सर्वेंट, आईएएस और आईएफएस और आईपीएस। बट ये मेरी पहली 3 चॉइसेस रही हैं, और आईपीएस इनफैक्ट मेरी चॉइस बाद में जुड़ी है। और जुड़ी है तो ये मेरे, जिसे कहते हैं कि प्रोविडेंस में है कि मेरे को एक पुलिस ऑफिसर ही बनना था, तो इसलिए मेरा वो मेंटल इन्वॉल्वमेंट भी हुआ कि मैंने पुलिस आईपीएस को एक समय तक मैं अपनी चॉइस भर ही नहीं रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने भरी उसी साल मेरा सिलेक्शन हुआ। तो मैं मानता हूँ कि इसमें ऊपर वाले का भी हाथ था, सिर्फ मेरी ही सोच नहीं थी, और मैं एक आईपीएस में लैंड किया हूँ। ये And that was विधाता की your मर्जी। second attempt or third attempt? मेरे कुल 3rd अटेम्प्ट में मैं आईएएस अलाइड में आ गया था, मेरे को इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस मिली थी। पहला अटेम्प्ट मैंने अपने मेडिकल कॉलेज में ही ज़ाया कर दिया, जिसे कहते हैं, बिना तैयारी के दे दिया। पर जो मैंने शिद्दत से अटेम्प्ट दिए वो 3 दिए थे मैंने, तो उसमें जो मेरा दूसरा अटेम्प्ट था उसमें मेरे को आईएएस अलाइड मिला, और ये फाइनल जो मेरा अटेम्प्ट था 3rd, जिसे कह लें प्रॉपर अटेम्प्ट, पर ओवरऑल 4th अटेम्प्ट था, इसमें मेरे को आईपीएस में। आपने ये तैयारी दिल्ली में रह के की या आपने एमबीबीएस करते हुए? मैं एमबीबीएस करते हुए तो मैंने तैयारी नहीं की, लेकिन जब मेरा एमबीबीएस पूरा हो गया तो मैंने गांधी मेडिकल कॉलेज, गवर्नमेंट गांधी मेडिकल कॉलेज भोपाल से अपना एमबीबीएस किया। वहाँ पे पूरे बैच में मैं अकेला ही तैयारी कर रहा था, बाकी सब प्री पीजी में तैयारी में थे। तो मुझे लगा यहाँ पे रुकना ठीक नहीं है, मैं एक बेटर जगह पे जाके करूं, और खास फिर मैं घर आ गया। मैंने ये सोचा कि घर में मैं, और वहाँ पे मैंने एक मेडिकल ऑफिसर की जॉब ज्वाइन कर ली नज़दीक एक हॉस्पिटल में। मुझे था कि शायद मैं जगल कर पाऊँ जॉब और तैयारी। 1 साल मैंने वहाँ रहा। जो मेरा पहला कायदे का अटेम्प्ट था मैंने घर से ही दिया था, लेकिन उस समय मेरा मेडिकल साइंस सब्जेक्ट था, घर से भी दे रहा था, जॉब भी कर रहा था। उस समय मेरा नहीं हुआ, फिर मैं अपने बोरी बिस्तरा उठा के दिल्ली आ गया। तो मुझे लगा कि मूसले में सिर मतलब दिया है तो ठीक से दे। हाँ, तो ओखली में सिर दिया है तो मूसले से क्या डरना। तो अब दिल्ली चलना ही पड़ेगा, और अपने जो पीयर होता है आपका, उनसे देखकर आप पूरा सिस्टम को समझते हो। बेस्ट कोचिंग दिल्ली में थी, तो फिर मैं दिल्ली आ गया, और दिल्ली में रहते हुए मैंने फिर अपने अगले 2 अटेम्प्ट दिए, जो कि मेरे सफल हुए। या मुखर्जी नगर? मैं दोनों जगह रहा। एक अटेम्प्ट में मैं विजयनगर में था, जो मुखर्जी नगर के नज़दीक है। जी। उसकी दीवार एसआरसीसी से लगती है नॉर्थ कैंपस में दिल्ली में। और उस अटेम्प्ट में फिर मेरा जो इंडियन डिफेंस अकाउंट सर्विस में हुआ, फिर मैंने एक ब्रेक लिया 1 साल का, और फिर मैं जब फाइनल अटेम्प्ट दिया तब मैं राजेंद्र नगर में आ गया, क्योंकि मैं उसको अफोर्ड कर सकता था, थोड़ी मेरी सेविंग हो गई थी, और एक जैसे मेरी प्रोबेशन चल ही रहा था, और उसके बीच में फिर मैंने ब्रेक लेके तब मैं राजेंद्र नगर में रुका, और वहाँ फाइनल अटेम्प्ट मैंने वहाँ से दिया। वेरी नाइस। तो ट्रेनिंग के लिए आप हैदराबाद पहुंचे जी। एनीथिंग स्पेशल अबाउट द ट्रेनिंग थिंग? ट्रेनिंग के समय मेरे फादर वहीं पोस्टेड थे, हैदराबाद। मेरे फादर, जैसे मैंने कहा, कॉर्पोरेट सेक्टर में रहे हैं, और वो पेपर मिल्स हेड करते थे। लाइक he was GM and more senior post at various paper mills all across India. तो उस समय वरंगल के भी एक कोर नक्सल एरिया में, कमलापुरम में एक जगह थी, वहाँ कुछ नहीं था, बस एक पेपर मिल थी, और वो 3000 फैमिलीज उस पेपर मिल पे आश्रित थी, और एंसिलरी एक्टिविटीज़ में ट्रांसपोर्टर्स या दूसरे लोग या बहुत सारे और उस एरिया को फीड करती थी। तो क्योंकि मैं तैयारी कर रहा था, तभी मैं आता जाता रहता था वहाँ पे। दिल्ली में मैं था, पर मेरे पेरेंट्स उस समय वहाँ थे, उनसे आना जाना मिलना जुलना मैं करता था। तो फिर कुदरती ऐसा हुआ कि सिलेक्शन आईपीएस में हो ही गया। तो उस समय मेरे फादर वहीं पोस्टेड थे, और तब मैंने नक्सल एरिया को देखा, पुलिसिंग की एक नए आयाम को भी देखा, और मुझे लगता है कि ट्रेनिंग करते हुए मुझे उस पुलिसिंग के जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से भी एक अनुभूति हुई, एक्सपीरियंस हुआ, और मैं बहुत अप क्लोज अप फ्रंट देख पाया। उस समय ग्रेहाउंड्स की हमारी स्पेशल ट्रेनिंग होती थी, अभी भी वो चलती है, लेकिन उस समय नक्सलिज्म, आज से मतलब 2007 की बात करें, 8 की बात करें, तो इन रोड्स बनाए हुए था उस एरियाज में,
जी जब भी मैं कमलापुरम जाता था तो अपने ग्रे हाउंड्स के लेसन्स को बिल्कुल याद करने में, उनको अप्लाई करने में मैं समझता कि इसकी कितनी ज़रूरी है, और वहाँ से जो मैं देखता था उसको मैं अपने टीचिंग्स में इन्वॉल्व करता था। तो ये एक बड़ा जैसे कहते हैं ऑर्गेनिक सा एस्पेक्ट था मेरी लर्निंग का, कि जो मुझे वहाँ रहते हुए हैदराबाद में अच्छा मिला। बाकी पूरा बैच हमारा और पूरी ट्रेनिंग हमने बहुत इन्जॉय की, हमारे अच्छे मित्र बने ताउम्र, जो साथ रहने वाली एक जिसे कहते हैं संगत बनी, और बहुत अच्छे हमारे अनुभव रहे ट्रेनिंग के। और आपको एक बड़ा चिजल करके आपको एक नोविस से, एक रॉ प्रोडक्ट से एक बेहतरीन अफसर बनाते हैं। वो आप कैसा होता है आप उसको देखते हैं, आपको खुद पे विश्वास नहीं होता कि आप एक पुलिस अफसर निकल के आएंगे, एक जो स्टैमिना बनता है, जो फिजिकल स्ट्रेंथ तैयार होती है वहाँ पे। बिल्कुल, जो 100-200 मीटर भी आपको लगता है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, कैसे दौड़ पाऊंगा, तो वो आपको एंड के आते आते जो उनका बिल्कुल एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम है, चाहे वो फिजिकल फिटनेस का हो, मेंटल एंड्योरेंस का हो, और आपको एक प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज देना हो, बहुत बहुत बेहतरीन ढंग से उसको बनाया गया है। और आप उसको खुद अनुभव करते हैं, और वो अनुभव की चीज़ है, आप दूर से उसको सोच भी नहीं सकते कि वो उस 10 महीने में वो क्या अनुभव, किस तरह का बेहतरीन एक एक्सपीरियंस रहता है। द होल जैसे लाइफ चेंजिंग इवेंट है वो आपका, वी कैन डिस्टिंक्टली से बिफोर दैट एंड आफ्टर दैट। सो दैट पार्ट ऑफ योर लाइफ जो ट्रेनिंग है एनपीए की, दैट इज अ डिस्टिंक्ट बिफोर एंड आफ्टर फॉर एनी पर्सन हु इज इनटू आईपीएस। जी जी। और उसके बाद आपको राजस्थान कैडर मिला। जी जी। तो विच वाज क्लोजर टू हरियाणा, यमुनानगर के पास में था। जी, मैं ओरिजिनली मेरे पास आई वाज जो हमें बताया जैसे होता है मसूरी में आपको कुछ कैडर्स अलॉट हो जाते हैं, हमारे यहाँ पे वेस्ट बंगाल कैडर का नाम हल्ला चला था पहले, बट देयर वाज सम लिटिगेशन एंड फाइनली आई कैडर्स रीशफल हुए हमारे केस में, एंड देन वी फाइनली गॉट, मेरे को राजस्थान मिला। सो आई वाज हैप्पी। अदरवाइज मैं बिकॉज बहुत इंडिया घूमा हुआ था, और जब मैं यहाँ पे आया, इनफैक्ट मेरे फादर उस समय गुजरात में अहमदाबाद में पोस्टेड थे, तो हर 2-3 साल में मैं एक नई स्टेट देखना मेरा अनुभव रहा था। आई वॉज ओपन टू एनी कैडर। तो मेरे को जब राजस्थान कैडर मिला, आई वॉज हैप्पी इंडीड। पर मेरे पास ये भी फैक्ट है कि मैं काफ़ी देश घूमा हुआ था, मेरे फादर कई जगह पे रहे ड्यू टू हिज जॉब, उड़ीसा में रहे, सम वेरी चैलेंजिंग प्लेसेस, आंध्र प्रदेश में रहे, और जब मैं यहाँ पे आ गया तो ही वॉज पोस्टेड इन गुजरात। सो मेरी खुद की अपब्रिंगिंग हरियाणा की रही है, स्टडी भोपाल मध्य प्रदेश की रही है। सो पैन इंडिया मेरा मूवमेंट रहा है, पैन इंडिया एक्सपीरियंस रहा है, बहुत अच्छे भारतवर्ष से मेरा अनुभव जो रहा है वो विविध रहा है। तो मेरे को कोई भी कैडर स्वीकार्य था। आई वॉज हैप्पी कि मुझे कोई भी कैडर मिल जाए। मेरे पास कोई ऐसी हमारे समय उस समय चॉइसेस का वैसे भी कोई वो नहीं होता था, पर आई वॉज ओपन माइंडेड, मेरे को कोई भी कैडर मिले। बट आई लैंडेड इन राजस्थान, ये एक जैसे कहते हैं अच्छी बात रही। सर, यू आर अ मेडिकल प्रोफेशनल, और उसके बाद आपने नालसर हैदराबाद से डाटा प्रोटेक्शन में लीगल फ्रेमवर्क पे कोर्स किया है। आपने आईआईटी कानपुर से भी कोर्स किया है। तो भारत का कोई ऐसा प्रीमियर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बचा है जो आपने ना पढ़ा हो जहाँ पे? देखिए, मेरा जो प्रोफेशनल डिमांड है मेरी जॉब की, वो ये कहती है कि मैं प्रोफेशनली अपने सब्जेक्ट मैटर में एक्सपर्टीज हासिल करूं, क्योंकि एमबीबीएस मेरे इस कैरियर में आने से पहले का हिस्सा है, और वो मुझे बहुत इसमें हेल्प भी करता है। बहुत सारे ऐसे वाकया हुए मेरे कैरियर में, पुलिसिंग में बताना चाहें तो कि कैसे आपको हेल्प किया? इनफैक्ट सबसे पहले ही पोस्टिंग में मैं प्रोबेशन में था, और थानेदारी की एक जो हमारी एसएचओ की एक स्टिंट होता है 3 महीने का, मैं वो वाली पोस्टिंग में था। तो आई वाज इंचार्ज एसएचओ ऑफ अ पुलिस स्टेशन। तो एक हमारे पास केस आया कि एक छोटे बच्चे की 4-5 महीने की डेथ हो गई, 2 भाइयों में विवाद था। तो एफआईआर ये आई कि सामने वाले भाई ने इसको मार दिया है, इसका गला दबा के या किसी भी तरीके से, आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन ये उस पे एलिगेशन लगा कि उसने मारा है, फ्रेट्रिसाइड है। मतलब 5-6 महीने का बच्चा रहा वो। लेकिन जब फिर हमने उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी, उस बच्चे की एक मेडिकल हिस्ट्री थी, बच्ची मदर जो थी वो डॉक्टर के पास जा रही थी, उस समय हमें पता चला कि उसमें लिखा हुआ था यहाँ पे पसली चलना एक टर्म है,
हिंदी बेल्ट में अगर आप ने देखा होगा तो पसली चलना एक टर्म यूज होती है, तो उसमें साफ साफ लिखा था पसली चलती है। तो दैट स्टार्टल्ड अस, वो हमारे कान खड़े हुए कि इसमें एक बार इसकी हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट करवाते हैं। तो हमने उसका लंग सैंपल मेडिकल कॉलेज अजमेर भेजा और वहाँ पे मैं अजमेर में प्रोबेशन हुई मेरी, तो वहाँ पे रिपोर्ट आई कि हम जो सस्पेक्ट कर रहे थे पसली चलना इज ए डिस्टिंक्ट साइन ऑफ निमोनाइटिस, यानी निमोनिया है उसको। और एग्जैक्ट रिपोर्ट हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट में आई कि द पर्सन द चाइल्ड वाज अ सीवियर ग्रेड निमोनाइटिस था, उसको सीवियर निमोनिया था और उसी से उसकी डेथ हुई थी। तो पोस्टमार्टम क्योंकि रिपोर्ट बाद में इतना क्लैरिटी नहीं देती, हिस्टोपैथोलॉजिकल रिपोर्ट क्लैरिटी देती है। तो ये हम जब मैच करा पाए और फिर हमने थोड़ा अपने अनुसंधान में भी इसको प्रूव कर लिया कि बच्चा नेचुरल कंडीशन में ही उसकी डेथ हुई है और इस पे एलिगेशन लगाया जा रहा है। तो किसी निर्दोष को जो 302 के उसमें जा सकता था, एक क्लोज डोर एलिगेशंस थे, किसी ने देखा नहीं था, पारिवारिक मामला था, तो उस तरीके से वो चीज़ हमने अपने मेडिकल नॉलेज से हमारी टीम ने बिल्कुल जिसे कहते हैं कि ब्लैक एंड वाइट करने में हम सफल रहे। तो वो पहले दिन थे मेरे इस पुलिसिंग कैरियर के, और आज तक चाहे वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स को डिटेल से पढ़ना हो, एनालाइज करना हो, कई चीज़ें हमारे पे ही आती हैं कि एसपी को ही डिसाइड करना पड़ता है आफ्टर टेकिंग द ऑल स्टॉक्स। दैट इज़ वेयर फोरेंसिक्स, डिटेल फोरेंसिक, मेडिकल फोरेंसिक्स हेल्प्स। फिर उसके बाद आपको अपनी वर्क फोर्स पे, ह्यूमन रिसोर्स पे यू कैन अप्लाई द नॉलेज यू हैव गेन्ड थ्रू योर मेडिकल फील्ड। तो राजस्थान में पुलिसिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? राजस्थान आप जैसे देखेंगे कि अपने आप में अब सबसे बड़ा राज्य है देश का, और कुछ यूरोपियन कंट्री से बड़ा है, फ्रांस के बराबर कह लें, या वो बाकी बहुत सारी यूरोपियन कंट्री से जिले बहुत बड़े बड़े हैं, जिले बहुत बड़े बड़े हैं। पूरा बीकानेर ही मेरे गृह राज्य हरियाणा के बराबर है अगर आप एरिया कंपेयर करें। तो चैलेंजेस इस वजह से भी बढ़ जाते हैं कि इसकी एक भौगोलिक जो फैलाव है, एक चैलेंज वो ऐड करता है, एक डायमेंशन। बट राजस्थान को आप एक यूनिफॉर्म एंटाइटी नहीं देख सकते। तो राजस्थान हैज मैनी कल्चर्स एंड आई हैव बीन फॉर्चुनेट कि मैंने वो सब कल्चर्स को अनुभव किया है। तो चैलेंजेस वही थे कि अगर आप बॉर्डर के डिस्ट्रिक्ट्स में रहते थे तो जो बॉर्डर्स दूसरे स्टेट का जैसा कल्चर, क्राइम कल्चर है, वो इस पे इम्पैक्ट करता था। फॉर एग्जांपल भरतपुर में काफ़ी यूपी का उस समय कल्चरल इम्पैक्ट था। एनसीआर का जब भिवाड़ी एक नया जिला बना तो इट वाज ऑल बैडलैंड जिसे कहते हैं। मैंने ये सवाल इसलिए पूछा था कि राजस्थान में नक्सलिज्म नहीं है, यहाँ उस तरीके का क्रिमिनलाइजेशन नहीं है जिस तरीके का यूपी बिहार में है, उस तरीके के क्रिमिनल्स, गैंगस्टर्स नहीं है शायद। महाराष्ट्र की तरह या मुंबई या दिल्ली की तरह जो हाई प्रोफाइल क्राइम्स होते हैं वो भी शायद यहाँ कम होंगे। तो इसलिए मैंने पूछा कि राजस्थान के चैलेंजेस आपको क्या अलग से लगे? आप मोटा मोटा तो ये कह सकते हैं जो आपने अभी बात कही, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत सारे एरियाज में ये चीज़ें आपको मिलती हैं। आप ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ें अनभिज्ञ रहता हो राजस्थान। यहाँ बड़े हाई प्रोफाइल क्राइम्स भी होते हैं। देन दूसरे जो क्रिमिनल्स दूसरे स्टेट से यहाँ पे आते हैं एंड देयर इज क्रॉस वेंटिलेशन क्रॉस द इंटरस्टेट बॉर्डर्स, तो वो अपना प्रभाव छोड़ते हैं। करौली और ये वाला एरिया डकैती प्रोन था। इट्स ऑल भिंड, मुरैना, ये धौलपुर और करौली, या दे आर द फेमस चंबल डकैत बेल्ट्स। तो ये बिल्कुल यूनिक टाइप का क्राइम था जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। आप बीकानेर और जोधपुर में मैं रहा तो वहाँ पे इंटरनेशनल बॉर्डर का क्राइम आपको इफेक्ट करता है। आज और बढ़ गया है ड्रोन्स की और इनकी आमद की वजह से। तो कुछ बिल्कुल यूनिक क्राइम्स जो दूसरी जगहों पे नहीं है, और कुछ जो दूसरी जगहों पे मे बी इन अ ब्रॉडर सेंस होंगे या डिफरेंट डिस्टिंक्ट फ्लेवर रखते होंगे, यहाँ पे वो राजस्थानी टच में आके उस तरह से ऑपरेट करते हैं। बट डेफिनेटली देयर आर दोज देयर ह्यूज एक्सटॉर्शन, देयर क्रिमिनल गैंग्स, लॉरेंस बिश्नोई और दूसरे गैंग्स का यहाँ प्रभाव रहा है, एंड देयर ड्रग्स एंड नारकोटिक्स ऑल अराउंड। सो एंड देन अगर हम क्राइम से थोड़ा इधर चलें तो लॉ एंड ऑर्डर की बहुत प्रॉब्लम्स यहाँ पे हमें फेस करने को मिलती हैं डिफरेंट वजहों से। मोटा मोटी इसका तासीर एक शांति प्रिय राज्य की तरफ से रही है, बट ऑन एंड ऑफ
हर तरह का क्राइम, चाहे वो नेशन का कुछ इम्पैक्ट इधर आ रहा हो या लोकल फैक्टर्स का कुछ इम्पैक्ट आ रहा हो, पुलिस लॉ एंड ऑर्डर से हमेशा जूझती हुई ही मिलेगी, वो किसी भी स्टेट की पुलिस हो। बाबा आसाराम वॉज देयर इन द जेल, उनकी हियरिंग चल रही थी, तो उनके फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा तादाद में आते थे, लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम्स रहती थी। उसके बाद वहाँ पे उस समय सलमान खान की भी पेशी हुई, सलमान खान की लास्ट जो जजमेंट वहाँ पे डिलीवर हुई। और तीसरा, लॉरेंस बिश्नोई भी उस समय उसी जेल में था जब हम उसकी गैंग को हमने पकड़ा हुआ था। लॉरेंस बिश्नोई हिमसेल्फ वाज देयर। तो ये सब तीनों एक ही अगर जेल में हो तो कितना उसका थ्रेट परसेप्शन और सिक्योरिटी परसेप्शन हमें मैनेज करना पड़ता था। और एंड देन इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो अपना अपना एक, कभी इन तीनों की आपस में मुलाकात हुई, बातचीत हुई? नहीं, वो हमने होने नहीं दी, बिकॉज देयर वाज वैलिड थ्रेट परसेप्शंस। तो वो हमें, बल्कि वो हमें सिक्योरिटी ऑडिट करना पड़ता था कि एवरीथिंग इज सेफ एंड तो जब साउंड। आप जोधपुर में थे और लॉरेंस बिश्नोई वहां पे था, तो प्रॉब्ली यू गॉट हिम इनटू कस्टडी एंड आपने उसका इंटरोगेशन वगैरह भी शायद किया। जी जी। तो क्या आपको पता था उस समय इतना कि इतना बड़ा क्रिमिनल है या इतना बड़ा क्रिमिनल बन के उभरेगा इंटरनेशनल क्रिमिनल, या उसी समय बन गया था? एटलीस्ट नेशनल लेवल प्रोफाइल तो उसने हासिल कर ही ली थी। ही वॉज अ बिग नेम नेशनली एट दैट टाइम। और इसके मल्टीपल स्टेट्स में उस समय सिंडिकेट इसने स्थापित कर लिया था, ऑपरेट कर रहा था। जोधपुर में इसने मर्डर करवा दिए थे, और इसका मॉडस ऑपरेंडी वही था कि जेल से इंफॉर्मेशन, जेल में जब इसके कोई गैंगस्टर्स चले जाते थे या फिर इनको ये सबलेट कर देता तो कुछ लोगों को अपने अपने क्षेत्रीय इसने सेटअप बना रखे थे कि आप अपना अपना एरिया देखोगे। तो वहाँ पे एक हरिंदर सिंह उर्फ हीरा था, तो उसने इस पूरे वेस्टर्न राजस्थान को देख रहा था, और उसके जो गुर्गे वगैरह साथी थे जेल से सूचना लाते थे, और कौन संभ्रांत है, कौन अच्छा पैसा कमा रहा है, तो उसकी वजह से वो उनको टारगेट करते थे, फिरौती मांगी जाती थी, एक्सटॉर्शन होता था। मेरे समय में एक एक्सटॉर्शन पहले अटेम्प्ट हुआ, उसके बाद उस बंदे का, शख्स का मर्डर कर दिया गया। काफ़ी लॉ एंड ऑर्डर हुआ वहाँ पे। उस सब तफ्तीश में फिर हम लॉरेंस बिश्नोई और उसके गैंग को हमने पकड़ा था, हमने जोधपुर में रखा, तभी अनमोल बिश्नोई वगैरह ये सब पकड़ में आए थे। अरेस्ट किया था? जी, इसकी पूरी गैंग को हमने अरेस्ट किया था, और लॉरेंस बिश्नोई को हम फरीदकोट जेल से उस समय तो इसके जो साथी थे, जी, अनमोल बिश्नोई वगैरह, उनको कैसे आपने अरेस्ट किया? लंबा चौड़ा उसमें हमारा काफ़ी इंटरेस्टिंग एक केस स्टडी है। हमारे यहाँ पे जो लेक्चर्स होते हैं, हम अपने पुलिस ऑफिसर्स को, जुडिशियल ऑफिसर्स को, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स को बताते हैं कि कैसे वो हम कर पाए, क्योंकि वो उस समय बहुत विकट समय था। अब 2017 की मैं बात कर रहा हूँ। जी जी। उस समय इंटरमीडियरीज, जो आज हम सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज सुनते हैं, व्हाट्सएप हुआ या टेलीग्राम, सिग्नल, ये लोग उस समय उनमें इनरोड्स कर चुके थे, और अच्छा खासा उसको अपने हिसाब से इनको यूज़ करते थे। और उस समय ये इंटरमीडियरीज अपने को सूचना नहीं देती थी। आज भी बहुत ज़्यादा सुधार नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पहले से कुछ हुआ है। लेकिन उस समय इनसे कोई भी सूचना लेना बहुत विकट कार्य था। तो ये अनमोल बिश्नोई ये व्हाट्सएप कॉल्स वगैरह करते थे ये सब आपस जी, में? जी, आपस में व्हाट्सएप कॉल भी करते थे, ये पैरेलल स्पेस ऐप्स भी यूज़ करते थे, वीपीएन उस समय से यूज़ कर रहे हैं, वीपीएन जबकि क्रेज, और अब जाके वो जेल से ऑपरेट कर रहा था लॉरेंस बिश्नोई, इन सबसे संपर्क में रहता जी, था? जी, ये जेल में ऑपरेट कर पाता था। अब तो ये क्या हमारे जेल सिक्योरिटी पे नहीं एक प्रश्न चिन्ह लगा था कि आखिर लॉरेंस बिश्नोई ही नहीं, कितने ढेर सारे क्रिमिनल्स अगर जेल में रह के ऑपरेट कर रहे हैं, फोन पे, मोबाइल फोन्स पे बात कर रहे हैं, तो जी, ये प्रश्न चिन्ह जरूर है। और हमने भी प्रयास किया कि जहाँ जहाँ इसको जेल में फिर ये रहा, जैसे मेरे समय ये जोधपुर रहा, फिर भरतपुर भिजवा दिया गया, वो भी हमने ही शिफ्ट करवाया। और हमारा ये मानना था इसकी कांस्टेंट शिफ्टिंग होती रहनी चाहिए, तो एक पानी बदलेगा। और राजस्थान में तो क्योंकि हम करवा पा रहे थे, यहाँ से भी भरतपुर भेजा, भरतपुर सिविल हाई सिक्योरिटी जेल अजमेर भेजा, दूसरी स्टेट्स भी, अगर हमारा फोकस यही था कि इसको जैसा ये बाहर की स्टेट्स में रह के कर पा रहा था, वहाँ वैसा ना हो। एटलीस्ट राजस्थान की जेल सैनिटाइज रहे, ये उन जेल एनवायरनमेंट को इन्फ्लुएंस ना कर पाए, और वहाँ की जेल इसको कोई ऐशो आराम या दूसरी चीज। हरियाणा की जेलों में रहा है, पंजाब की जेल में रहा है, और आजकल साबरमती जेल गुजरात आजकल में साबरमती जेल में है। लास्ट जो मेरी सूचना थी वो वहाँ पे है। लेकिन हमारा प्रयास जब तक कि राजस्थान में रहा, और मैं उस समय 2-3 जिले किए, मैंने इसकी गैंग प्रोफाइलिंग भी हमने करी कि कहाँ कहाँ ये काम करता है। और मोटी मोटी सारी गैंग इसकी जो राजस्थान में थी, वो या तो हमने पकड़ ली या हमने पकड़वा दी पंजाब और हरियाणा पुलिस को। उस समय ही
ही लॉस्ट हिज, जिसे कहते हैं कि तो फुटहोल्ड। कैसे पकड़ा, कैसे, हम ये जानना चाहते थे कि हाउ डिड यू कैच होल्ड ऑफ हिज उसमें उस समय क्या था कि ये कॉल क्योंकि व्हाट्सएप से करते थे, मर्डर हो चुका था, तब भी ये फरोती अपनी निरंतर जारी रखे हुए थे दूसरे लोगों को। तो हमने कुछ उस समय, बिकॉज बेस्ट पुलिस यूनिट्स आर दोज दैट यूज द ह्यूमन एंड द टेक एंड पैरेलली एंड इन द इक्वल इफेक्ट। तो हमने कुछ ह्यूमन एंड जनरेट करवाए, हमने कुछ ऐसे फ़ोन कॉल, हमें पता चला कि लोग हमारे पास नहीं आए पर हमें पता लग गया कि उनसे फिरौती मांगी जा रही है, तो हमने उनको ट्रेस करना शुरू किया। कुछ लोगों को हमने अपने साइड पे भी लिया, हमने कहा आप टाइम लीजिए और उस टाइम के बीट हम कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप से हम आईपी एड्रेस ले पाएँ कि ये कहाँ से आ रहे हैं। इट वाज एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट उस समय। व्हाट्सएप का अब तो देयर इज एनफोर्समेंट एजेंसीज के लिए उन्होंने एक ड्रॉप डाउन दे दिया है। उस समय एक चिट्ठी लिखनी पड़ती थी, हार्ड कॉपी में हो जाती थी, दिन रात का अंतर था। तो अगर यहाँ पे इवेंट सुबह हुआ है तो वहाँ रात रही होगी, तो हमें 12 घंटे वेट करना पड़ता था, फिर हम एक मेल देते थे। हमने बहुत सारी एजेंसीज को इन्वॉल्व किया उस समय। सर्टेन, जबकि इंसिडेंट के लिए साइबर क्राइम इंसिडेंट की एजेंसी है, उनसे भी हमने हेल्प ली, बाकी एजेंसी से भी हेल्प ली, इंटरपोल से भी लिया। फाइनली व्हाट्सएप थोड़ा सा मेलो डाउन हुआ और उन्होंने हमें 2 महीने की निरंतर प्रयास के बाद उनकी हमें चिट्ठी, मतलब आप कहिए कि हम इंग्लिश लिटरेचर के अच्छे स्टूडेंट बन गए थे। उनकी जवाब देते देते उनकी प्राइवेसी और दूसरी चीज़ों की जो उनकी मन में एक रहते ना वहम थे या जो भी संशय थी उनकी, उन संशयों को दूर करने में वी रोट द बेस्ट लिटरेचर वी कुड राइट इन आवर कैरियर्स। तो हमने व्हाट्सएप को चीज़ें बताई कि ये है, ऐसा है। हम पेपर क्लिप्स भेजते थे हिंदी में, वी यूज टू मेक देम ट्रांसलेटेड आल्सो एंड वी यूज टू सेंड देम। उसमें क्लिप्स लगा के भेजते थे कि ये हमारे पास देखिए इस तरह की धमकी आई। वी न्यू कि पता नहीं वो सुनेंगे भी कि नहीं, बट एटलीस्ट वी डिड द एवरी डिलीजेंस वी कुड डू। वहाँ पे जाती थी, उनके हमने पत्राचार और कॉरेस्पॉन्डेंस का मेल से कई दिनों तक हम जवाब देते रहे। फाइनली वी कुड मैनेज वन आईपी एड्रेस फ्रॉम देयर, जो सोर्स आईपी था जिसपे वो बात करते थे। और वो जोधपुर जेल के अंदर से था? नहीं, वो जोधपुर जेल के अंदर से नहीं था। वो जब हमने अब आप देखिए इसमें हमने इस केस स्टडी को हम डीओटी मतलब डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस और दूसरी जगह पे भी हम बताते हैं। पहली बार जब रिजॉल्व हुआ, बिकॉज ट्राई और डॉट के मैंडेट्स हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स और टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर्स को प्रॉपर रजिस्टर्स रखने हैं, प्रॉपर मैंडेटरी इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है जब लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी उनसे मांगेगी, बिकॉज दे आर द लास्ट माइल प्रोवाइडर्स ऑफ एनी कम्युनिकेशन, एंड टू एंड कम्युनिकेशन, तो उनको देने हैं। बट उस समय में बिकॉज IPv फॉर्मेट्स अलग चल रहे थे, देवर IPv4 फॉर्मेट्स, देवर 6 फॉर्मेट्स, उनका भी रिकन्सिलिएशन चल रहा था इनके एंड पे। टावर्स बहुत सारे चेंज हो रहे थे, बहुत सारी चीज़ें ये हमें बताते थे कि हमारी प्रॉब्लम्स है, बट स्टिल वी सेड दैट कि आपको मैंडेटरी फॉर्म में हमें जो इन्फॉर्मेशन देनी है दीजिए। पहली बार इन्फॉर्मेशन दी वो उन्होंने गलत दे दी, वो हमें इनको हमारे उसमें 3-4 दिन क्रूशल वेस्ट हुए। तो देन वी टुक इट अप विद देयर वेरी हायर अथॉरिटीज़। उस समय आई थिंक वी रैंक अप द चीफ टेक्निकल ऑफिसर ऑफ वन ऑफ द कंपनीज, और फिर उनको हमें लूप में लेना पड़ा। देन वी गॉट द करेक्ट IP। पहले वो पंजाब का मिल गया, तो मिलता तो है, आप ऐसा लगता है कि उस एरिया के गैंगस्टर्स हैं तो वहीं के होंगे, बट दैट वाज अ टोटल वेस्ट। वो मैनहंट बिल्कुल वेस्ट गई बिकॉज वो गलत IP था। देन जो सेकंड बार हमने इनको फिर थोड़ा सा प्रेशर और ये फॉलो अप करके हमने दूसरी बार IP मांगा, तो वो गांधीनगर का आया। तो ये पूरी गैंग आप विश्वास नहीं करेंगे उस समय गांधीनगर से पकड़ी गई। तो करीब 13-14 लोग हम एक साथ ही वहां से गांधीनगर, जयपुर, गांधीनगर, जोधपुर, गुजरात जी, गुजरात से पकड़ी गई। तो वो एक बार हमने पकड़ ली। तो आपकी पूरी टीम गांधीनगर गई, गुजरात जाके वहां से पकड़ के लाई? जी, वहां हमने कितने लोग? यहाँ से हमारी लगभग 10 लोगों की टीम गई थी। कितने लोगों को पकड़ा आपने? इफ माय मेमोरी सर्व्स मी राइट, दे वर अराउंड 13 और 14 पीपल एक साथ हम पकड़ के लाए थे। वो हमारी बम्पर जिसे कहते हैं बूटी थी, एक साथ ही मिल गया पूरा गैंग। उसमें अनमोल बिश्नोई था, हीरा था, दूसरे बहुत सारे लोग थे जो इनके प्रोमिनेंट्स थे, जिन्होंने हथियार सप्लाई किए थे, जिन्होंने मारा था। इनको एक जगह पे वहां पे सेफ हाउस में रखा हुआ था। तो ये सारे के सारे लोग अभी भी जेल में हैं? यस, आई थिंक मोस्ट ऑफ देम आर इन जेल, लेकिन अनमोल बिश्नोई अब जेल में नहीं रहा। वो बाहर आया और किसी भी तरीके से फेक ID और फेक पासपोर्ट से वो बाहर चला गया है। कुछ लोग जो हैं उनकी जमानतें हुई, जिसका
जिस धाराओं में जुर्म रहता है उसके प्रोपोर्शनेट वो जेल में रहे हैं, जो प्रॉपर जिनके मेन धाराओं में जिनका जुर्म है तो वो अभी भी जेल में है। तो जो उस समय आपने इन लोगों को इंटरोगेट किया, जो आपकी पूरी क्रिमिनल्स की साइकोलॉजी और वो पूरा था, तो आपने अल्टीमेटली क्या पाया कि कैसे ऑपरेट कर रहे थे, क्यों ये पकड़े नहीं जा पा रहे थे? देखिए इसमें जो आप बता रहे हैं व्हाट्सएप के जरिए बात करते थे, एनक्रिप्टेड कम्युनिकेशन, इसमें अगर एक शब्द में मैं कहूँ कि वे उस पूरे प्रॉब्लम को एनकैप्सुलेट अगर कोई एक वर्ड करता है तो वो है इंफॉर्मेशन एसिमेट्री। क्रिमिनल्स के पास इंफॉर्मेशन जनता से और पुलिस से ज़्यादा है। अगर वो अपने टारगेट की इंफॉर्मेशन की बात करूँ मैं तो उनसे ज़्यादा है कि ये संभ्रांत है, ये पैसा कमा रहा है, ये हमारा टारगेट है। तो एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री इस टाइप की ऑपरेट करवा लेते हैं। दूसरा इंफॉर्मेशन एसिमेट्री, वो डाटा जो हमारे को डाटा मिलना चाहिए या डाटा के बारे में नॉलेज मिलनी चाहिए वो हमारे पास नहीं है। वो उस टेक्नोलॉजिकल टूल्स को यूज़ कर पा रहे हैं, लेकिन उस टूल की रेगुलेटरी मैकेनिज्म ऐसी अभी तक नहीं बन पाई है कि हम सीमलेसली उसकी रेजोल्यूशन करा पाए। तो वहाँ पे एक इंफॉर्मेशन एसिमेट्री जनरेट हो रही है। जो इंटरमीडियरीज हैं जिसे आप कहते हैं सोशल मीडिया की, वो आज भी इंफॉर्मेशंस, चाहे वो डाटा लोकलाइजेशन का बहाना बनाए या चाहे वो प्राइवेसी रिजीम्स का बहाना बनाए, चाहे वो ये कहें कि हम नहीं दे पाएंगे ड्यू टू सो एंड सो रीजंस, वो इंफॉर्मेशन फ्रीली हमको अवेलेबल नहीं हो पाती है जब कोई क्रिमिनल इस तरह के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करता है, चाहे VPN यूज़ करे, चाहे वो टेलीग्राम, सिग्नल, व्हाट्सएप या और भी अन्य इंटरमीडियरीज यूज़ करता है। आज भी वो रिजीम्स, रेगुलेटरी रिजीम्स ऐसे नहीं बन पाए हैं कि हमें सीमलेसली और फ्रीली एक इन्फॉर्मेशन हमने मांगी हो वो हमें मिल पाए। देयर लॉट ऑफ चैनल्स, देयर लॉट ऑफ बाउंडेशंस, और उनको जस्टिफाई करते करते बहुत क्रूशल टाइम वेस्ट हो जाता है। तो एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री इस तरह से ऑपरेट करती है। एक इन्फॉर्मेशन एसिमेट्री ये भी है कि वो क्राइम करके अपने बेस्ट लीगल माइंड्स के साथ डिफरेंट जुरिस्डिक्शंस का क्राइम को मद्देनज़र रखते हुए, एक जुरिस्डिक्शन को पता नहीं होता कि इसने वहाँ पे भी क्राइम किया हुआ है और वहाँ का कोई लीगल ऑर्डर यहाँ पे यूज़ करके कुछ किसी और तरह का लीगल एनवायरनमेंट का फ़ायदा उठाते हुए ये अपना निगल आउट कर जाते हैं। तो ये हमने देखा। इसमें हमने इस इंफॉर्मेशन एसिमेट्री को प्लग इन किया और वो हमारी केस स्टडी का हिस्सा भी बनता है जब उसको हम पढ़ाते भी हैं। हमें लगा कि नेचुरल सी बात है कि ये गैंग जैसे ऑपरेट करती है तो बहुत सारे लोग इनके खिलाफ गवाही देने सामने नहीं आ पाते होंगे और हॉस्टाइल हो जाते होंगे, ये करवाते होंगे। तो हमने हमारी उस वाली केस में, मर्डर में, वॉइस सैंपल जो था, जो इनके गैंगस्टर्स के आपस के बीच में बात थी, वो वॉइस सैंपल हमने हाई कोर्ट से कहा था कि आप हमें, हमने निचले कोर्ट को बेसिकली रिक्वेस्ट करी थी कि हमें वॉइस सैंपल लेने की अनुमति दी जाए। उस समय इस तरह का कोई एक्ट नहीं था जो वॉइस सैंपल को क्लियरली लिया जाए नहीं लिया जाए। इट वाज अ ग्रे एरिया, उसको डिफाइन नहीं करता था। उस समय रितेश खन्ना वर्सेस स्टेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट है, वो सब्जुडिस था सुप्रीम कोर्ट में। पहले वो 2 जज की एक जजमेंट, 2 जज बेंच की एक जजमेंट आ चुकी थी जिसमें 1-1 पे स्टैंड किया था। तो वो 3 मेंबर बेंच को रेफर की हुई थी एंड इट वाज मैटर वाज सब जुडिस। हमें जब हमने गुहार लगाई कि आप हमें इसका लेने दें वॉइस सैंपल, तो हमें अलाउ, वो उन्होंने इसको अपील में रख दिया कि लेट द हायर कोर्ट डिसाइड। तो हाई कोर्ट में फिर हमारी जब हमने इसमें सुनवाई हुई और जिरह हुई, तो उस समय जज साहब ने फिर हमसे प्रेजेंटेशन मांगा। और ये बड़ा यूनिक है कि हमने हाई कोर्ट प्रीमाइस में हाई कोर्ट जज के सामने एक प्रेजेंटेशन दिया। हमारे CP साहब ने उसको लीड प्राइवेसी किया। को लेके एक जजमेंट था कि आप किसी की वॉइस सैंपल ले सकते हैं या नहीं ले सकते। जी, किसी की वॉइस सैंपल ले सकते हैं या नहीं ले सकते, क्योंकि उस समय आपको ध्यान हो तो प्राइवेसी एक्ट भी नहीं आया था। अपने DPDT एक्ट जो आ गया 2023 में, ऐसा एक्ट नहीं था। उससे पहले भी क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2022 में आया है जिसमें डिफरेंट क्रिमिनल्स के डिफरेंट चीज़ों को लेने की अनुमति अब उस एक्ट में आ गई है। तो ये दोनों एक्ट मिसिंग थे उस समय, ये तब की बात है, उस समय का इकोसिस्टम है। उसमें वॉइस सैंपल के लिए भी कोई डिस्टिंक्ट जजमेंट नहीं थी। अब तो रितेश खन्ना जजमेंट भी उसको अलाउ करता है, पर उस समय वो जजमेंट भी अदर झूल में थी। इट वाज बीइंग हर्ड, इट वाज सब जुडिस।
उस केस में हमने वी सेड विल मेक अ कलेक्टिव एफर्ट, और हम यही सिखाते हैं कि अगर जुडिशरी, पुलिस और प्रोसिक्यूशन मिलकर अगर किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, उसमें हमेशा बेहतर रिजल्ट्स आएंगे, और वो रिजल्ट हम उसमें लेके आए. वी मेड अ प्रेजेंटेशन बिफोर द ऑनरेबल हाई कोर्ट. जस्टिस विजय बिश्नोई साहब की बेंच थी, और उन्होंने ही एग्रीड टू आवर जो हमने प्रेजेंट किया, एंड आवर फैक्ट्स आर फुली अप्रिशिएटेड. And the team of CP at that time and all our DCPs, we made a good presentation. Or then he allowed that voice sample to be taken with a certain उन्होंने conditions लगाई, उसमें उन्होंने एक तरीका भी बताया कि इस तरह से लिया जाएगा. बड़ा इंटरेस्टिंग वो केस है, वो अवेलेबल है, आप कोई भी इसको रेफर कर सकता है, विजय बिश्नोई साहब का जजमेंट. तो विक्रमजीत विक्का वर्सेस स्टेट, एंड इट्स अ जजमेंट ऑफ विजय बिश्नोई साहब ऑफ द हाई बेंच ऑफ जोधपुर जुरिस्डिक्शन ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट. हम इन चीज़ों पे बात करेंगे आपसे कि आपके जो CDTI का एक्सपीरियंस है, क्या आपने नई चीज़ें की हैं, व्हाट इज CDTI ऑल अबाउट. सो विल टेक अ ब्रेक, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर टॉकिंग टू इंडियन मास्टरमाइंड्स ऑन अबाउट योर करियर एंड योर experiences in Rajasthan Police. Thank you so much. Pleasure.